इत्तेफाकन आज से 1 साल पहले हाथरस में रातों रात जिस गुड़िया का पहले बलात्कार और फिर उसकी हत्या की गई थी, रातों रात उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उसकी लाश को का अंतिम संस्कार कर दिया गया था। उसका परिवार गुहार लगाता रहा कि कम से कम उसे हल्दी तो लगाने दो हमें। मां बाप के गैर मौजूदगी में गुड़िया का अंतिम संस्कार पुलिस ने कर दिया था। लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देते हुए 1 साल गुजर गया है। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर हो गया है और शिकार पर है यह शख्स मनीष गुप्ता, भारतीय जनता पार्टी का समर्थक। वो अपने दोस्तों के साथ गोरखपुर के एक होटल में जाता है। रात को करीब 12 बजे पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक देती है और अंदर घुसकर उन्हें पीटने लगती है। उस मार पिटाई में ऐसा होता है दोस्तों कि उस शख्स का सिर फूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने उभर कर आ गई दोस्तों और उसमें साफ हो गया है कि मनीष गुप्ता की बेरहमी से पिटाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की, वो उत्तर प्रदेश पुलिस जिस पर कोई लगाम नहीं है। आज मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं, क्या जवाबदेही है उत्तर प्रदेश पुलिस की? क्या जवाब है आपके पास मनीष की पत्नी मीनाक्षी के इन आंसुओं का? देखना चाहेंगे एक मां की रुदाली, देखना चाहेंगे एक मां की बेबसी? देखिए। सबसे विनती है, इस होटल ही में मेरे हस्बैंड का खून हुआ है, एक पुलिस वाले ने किया है। प्लीज न्याय दिला दीजिए। आप देखिए बाकी सारी क्लिप, कहीं खून नहीं है, वो खून से लथपथ थे। 2 दोस्तों ने भी बताया यहीं पे खून भरा हुआ था। होटल वालों ने सब साफ करवा दिया। प्लीज मदद करिए, मेरे पति को न्याय दिलाइए प्लीज। दोस्तों, सबसे दुख की बात यह है कि पुलिस अब तक इसे एक सामान्य घटना बता रही थी कि यह गलती से हो गया, पुलिस ने कुछ नहीं किया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो चुका है, आपके स्क्रीन पर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि उसकी पिटाई हुई और पिटाई के साथ साथ उसके सिर पर, माथे पर, स्कल में एक क्रैक है जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैं यह समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस इतनी बेलाग क्यों है, इतनी बेखौफ क्यों है? आम इंसानों पर आप इस कदर अत्याचार कैसे कर सकते हैं? मैं तो नहीं भूला हूं लखनऊ के विवेक तिवारी को किस तरह से गोली मार दी गई थी। आप पुलिस हैं, आप चाहते तो पांव पे गोली मार सकते थे, मगर आपने विवेक तिवारी को सीधे गोली मारी, वो मर गया। आज मनीष गुप्ता, जिसके बारे में बताया जाता कि वो भाजपा समर्थक था, टेलीग्राफ की इस खबर के मुताबिक वो गोरखपुर आया था यह देखने के लिए कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में किस तरह का विकास हुआ है गोरखपुर में। वो अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वहां आया था और उसका आपने क्या हाल कर दिया? क्या जवाब है उसकी पत्नी के आंसुओं का आपके पास? बताइए। और सबसे दुख की बात यह है दोस्तों, खुलेआम मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अधिकारी, उनके डीएम, उनके एसएसपी परिवार पर दबाव डाल रहे हैं कि आप एफआईआर दर्ज मत कीजिए, आप केस मत दर्ज कीजिए। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्यों? वीडियो देखिए दोस्तों जो मेरे इस बात को प्रमाणित कर रहा है। देखिए, यहां पर देखिए बेशर्मी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के अधिकारियों की। ठीक है, हम दोनों लोग मानते हैं। विश्वास को मैं विश्वास रखता हूँ कि एक बार मुकदमा होने के बाद आपको अंदाजा नहीं है, मुझे पता नहीं कि आपको पता नहीं सालों तक कोर्ट में ये है कि उनका पहले से तो कोई झगड़ा था नहीं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, हाथरस में भी यही हुआ था। हाथरस में भी एक गरीब परिवार को प्रवीण कुमार, जो कि वहां के डीएम थे, वहां जाते हैं और बोलते हैं कि देखो आज तो मीडिया है, आधा मीडिया चला गया है, आधा कल चला जाएगा, तुम्हें रहना यही है, हमारे साथ ही रहना है, क्या करोगे तुम? याद है वो वीडियो या याद दिलाऊं मैं आपको? देखिए उस वक्त के डीएम प्रवीण कुमार की बेशर्मी, मानो इतिहास खुद को दोहरा रहा है। देखिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं। दोस्तों, मीनाक्षी लगातार बोल रही है मुझे इंसाफ चाहिए। आपके स्क्रीन पर यह है जगत नारायण सिंह। मीनाक्षी ने बाकायदा अपने इस लेटर में जगत नारायण सिंह के अलावा 6 लोगों का नाम लिखा है।
6 लोगों का नाम लिखा है अपनी शिकायत में। मगर अजीबोगरीब बात है कि जब एफआईआर सामने उभर कर आती है तो उनमें से सिर्फ 3 नाम होते हैं। आप देख सकते हैं एफआईआर में दोस्तों, सिर्फ 3 नाम, और बाकी जो हैं उन्हें अज्ञात लिख दिया गया है। एफआईआर में भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने किस तरह का लचर काम किया है वो आपको इस बात से पता चलता है कि जगत नारायण सिंह के कौन है पिता, इसमें अज्ञात लिखा हुआ है। अरे आप ही के पुलिस अधिकारी हैं भाई, आप ही के यहां काम करते हैं, और जगत नारायण सिंह के अलावा जो 2 और पुलिसकर्मी जिनका नाम लिखा गया है उनके भी पिता का नाम अज्ञात। आपके अपने पुलिसकर्मी हैं और आप कह रहे हैं उनके पिता का नाम अज्ञात, नहीं जानते? यह क्या बात हुई दोस्तों? उस रात हुआ क्या था? मैं चाहूंगा कि आप मनीष गुप्ता के अपने दोस्त जो उस वक्त उस कमरे में मौजूद थे जब मनीष गुप्ता की बेरहमी से पिटाई उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो रहा है, क्या कहना है उनके दोस्त का, आप खुद सुनिए। तो सर रात को जैसे ही हम सो रहे थे तो हमारे रूम की डोरबेल बजी। कितने बजे? लगभग 12:30 बजे। 12:30 बजे डोरबेल बजी तो गुप्ता जी और प्रदीप जी सोए हुए थे। मैंने गेट खोला तो वहाँ पे 5-7 पुलिस वाले और होटल पे जो रिसेप्शन पर लड़का था, नाम नहीं पता है उसका, वो अंदर बढ़े तो बोले कि भाई क्या नाम है, अपना वो दिखाओ, आईडी वाईडी दिखाओ, कहाँ के रहने वाले वगैरह वगैरह, इस तरह से। मैं सर ठीक है आईडी वाईडी दिखा देंगे। आईडी दिखाई, मैंने अपनी दिखा दी, भाई की दिखा दी, क्योंकि भाई सोया हुआ था तो मैंने कहा यार इसको लेके डिस्टर्ब करना। मैंने इसके पर्स से निकाल कर आईडी दिखा दी। मैंने गुप्ता जी को जगाया, मैं गुप्ता जी आईडी मांग रहे हैं पुलिस वाले, तो आप दे अपनी आईडी दे दो। गुप्ता जी बोले कि भाई 12 बजे 12:30 बजे आप आईडी वाईडी क्यों मांग रहे हो, हम कोई मतलब हमें क्यों परेशान कर रहे हो, सोने दो ना, आप कोई टाइम थोड़ी है। और उसके बाद ये बोले कि इनका सामान चेक करो, सामान दिखाओ अपना। मैंने सर बैग भी खोला, अपना सामान चेक किया। मैं बोला मगर सर आप ऐसे बोल रहे हो, हम कोई आतंकवादी है क्या? तो मुझे बोल रहा है कि तू फालतू बोल रहा है, ये है वो है, साला जाएगा ना तू जेल में। अंदर उन्होंने ड्रिंक की हुई थी सर, जहाँ तक मुझे लग रहा है, और तू अंदर जाएगा ना, 1 रात रहेगा थाने में, तेरा अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कि आप ऐसे कैसे थाने में लेके जा सकते हो? तो इतना कहने पर उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। एक पुलिस वाला, और वो थे जो थप्पड़ मारे? थप्पड़ मार रहे थे सर, उनका नाम JN सिंह था और SHO रैंक के थे, और उनके साथ एक मिश्रा जी, उनका अक्षय कुमार मिश्रा, और 2-3 पुलिस वाले और थे जिन्होंने गन भी ली हुई थी। उन्होंने सर एकदम से मतलब कि ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू करे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने 2 पुलिस वाले जैसे ही बाहर से आए लिफ्ट के आसपास से, वो मेरे को पकड़ के बाहर ले गए। मैं नीचे लिफ्ट के पास खड़ा था, तब तक मैंने देखा कि गुप्ता जी को घसीट के लेकर आ रहे हैं, और लिफ्ट के बाहर से गुप्ता जी के यहाँ से सारा ब्लड बह रहा है। उन्होंने अपनी PCR में गुप्ता जी को डाला, पीछे मुझे बैठाया। कहाँ के थे? गुप्ता जी कानपुर के रहने वाले हैं। मगर न जाने क्यों दोस्तों बार बार मीनाक्षी का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ रहा है। बार बार मीनाक्षी के साथ जो उनके 5 साल का बच्चा है, उनका चेहरा सामने उभर कर आ रहा है। यह खबर देखिए, मां यह कह रही है कि मैं अपने बच्चे को क्या कहूंगी कि उनके पिता की मौत कैसे हुई। आज तो वो 5 साल का है। मैं फिर से उस मां की आवाज आपको सुनाना चाहता हूं इस वक्त, इस साउंड बाइट में, उनके इस बयान में। आप देखिएगा, गोदी में उनका अपना 5 साल का बेटा है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, मीनाक्षी तो एक नर्क से गुजर ही रही है, उनके 5 साल के बच्चे के जहन में, दिमाग में क्या हो रहा होगा इस वक्त, आप और हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सुनिए। पति के लिए तो वही है, फिर लोग पुलिस वालों ने सबको मारा, उसमें मेरे पति घायल हो गया, वो वहीं जमीन में गिर गया, उनका खून बहा। पुलिस वालों ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। खून वही होटल के ही बाहर? हाँ, होटल के बाहर। फिर बहुत देर बाद उन्होंने उस मनीष को उठाया, मेरे पति को उठाया, और बगल में जो पास वाला हॉस्पिटल था वहां लेके गए, तो वहां से उन्हें तुरंत रिफर कर दिया गया कि यहाँ नहीं हो सकता। फिर लाकर यहाँ मेडिकल लाए। यहाँ पे लेकिन मेडिकल कॉलेज में आए नहीं थे, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सूचना आई नहीं थी। हम लोग ने भी यहाँ लोग भेजे थे, लेकिन वो आए नहीं थे। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि पुलिस किस तरह से अपने बयान बदलती है। अब जो इनका ताजा बयान आया है, उसके मुताबिक पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अब ये इसे दुर्घटना नहीं बोल रहे हैं, अब यहां पर वो दोषियों की भी बात कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया में इस बात को लेकर दबाव बढ़ा, तब इन्होंने दोषी शब्द का, गिल्टी शब्द का इस्तेमाल किया। आपके सामने बयान। इन द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट of Gorakhpur, which led to the death of a civilian, 6 policemen have been suspended and an FIR has been lodged against them under relevant sections. ADG, DIG, SSP Gorakhpur have been directed to take action against the guilty after the investigation. एक दिन पहले की बात है,
इनके एक पुलिस अधिकारी क्या कह रहे थे, दुर्घटना बता रहे थे, खुद सुनिए आप। अपराधियों की चेकिंग के दौरान थाना रामगढ़ ताल की पुलिस एक होटल में गई। वहां पर एक कमरे में 3 युवक संदिग्ध अलग अलग शहरों से आए थे जो ठहरे थे। इस सूचना पर पुलिस ने होटल मैनेजर को साथ में लेकर कमरे की चेकिंग करने गई, जहां पर हड़बड़ाहट में एक युवक की कमरे में गिरने से चोट लग गई। दुर्घटनावश हुई इस घटना से पुलिस ने तत्काल होटल मैनेजर को साथ लेकर युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका इलाज हुआ। बीआरडी में दौरान इलाज उस युवक की मृत्यु हो गई। पुलिस ने तत्काल परिजनों को सूचित किया है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आगे डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम करवाकर इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये युवक किस पर्पज से, किस कार्य से यहाँ आए थे, इसकी जांच की जा रही है और किसके साथ ये यहाँ रहे थे, कितने दिन रहे थे, इस संबंध में जानकारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। और ये पहली बार नहीं है दोस्तों, मैं बार बार आपको 1 साल पहले हाथरस की बात कर रहा हूं। हाथरस में भी क्या हुआ था, आपके सामने लॉ एंड ऑर्डर एडीजी का बयान। इसमें लॉ एंड ऑर्डर एडीजी ये मानने को ही नहीं तैयार थे कि हाथरस की उस गुड़िया का पहले बलात्कार और फिर उसकी हत्या हुई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर उस बात को मानने को ही नहीं तैयार थे। और उसके बाद सीबीआई की पड़ताल होती है और उसमें यह बात साफ होती है कि न सिर्फ उसका बलात्कार हुआ बल्कि उसकी हत्या भी की गई। यानी कि जो अंदाजे बयां उत्तर प्रदेश सरकार का हाथरस में था, वही अंदाजे बयां हमें गोरखपुर में भी दिखाई दे रहा है, जो कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का जनपद है। सबसे दुख की बात यह है, इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ तमाम न्यूज चैनल्स में घूम रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। तमाम जो बड़े बड़े पत्रकार चाटुकारों की तरह उनका इंटरव्यू कर रहे हैं, उनके लिए बड़े बड़े कसीदे पढ़ रहे हैं। इनमें से किसी चैनल की हिम्मत नहीं है दोस्तों तीखे सवाल पूछने की मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से। मेरे जैसे पत्रकारों के सामने वो बैठ के इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं वरिष्ठ पत्रकारों की क्या हालत है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के सामने। उनके ट्विटर हैंडल पर देखिए, इंडिया टीवी ने उनका इंटरव्यू किया और आप देखिए इंडिया टीवी के जो संपादक हैं रजत शर्मा, जो एक जमाने में मेरे बॉस थे, वो किस तरह से कसीदे पढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के। आप खुद बताइए ना, इस तरह का मीडिया उत्तर प्रदेश सरकार से सवाल करेगा? सुनिए किस तरह से कसीदे पढ़े गए। पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी और गुंडों के लिए योगी। और लोग बड़े क्रिएटिव हैं। एक मैसेज भेजा, मोदी चाय पिलाते हैं और गोरखपुर वाले बाबा सीधे काढ़ा पिलाते हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, आज से 1 साल पहले कोरोना से जंग जीतकर करीब 12-13 दिन अस्पताल में रहने के बाद मैं घर आया था। मेरी हालत बहुत खराब थी, बेतहाशा कमजोरी थी। किसी तरह से बचकर मैं आया था दोस्तों। और जिस रात या उसके 1 या 2 दिन बाद मैं लौटा था, उसी रात को उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस की गुड़िया का जो शव है वो जला दिया था। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, मैं उस घटना से इस कदर हिल गया था कि तबीयत खराब होते हुए भी, बिस्तर में लेटे हुए भी, उसके बावजूद मैं वो खबर आपके सामने लेकर आया था। आप देखिएगा, इस खबर में मेरी आवाज बैठी हुई है क्योंकि मैं बीमार था, मुझे कोरोना था और उस हालत में मैं वो खबर आपके सामने लेकर आया था। जो मुद्दे मैंने आपके सामने उस वक्त उठाए थे वो बदस्तूर अभी भी जारी है। किस तरह की नाइंसाफी उस परिवार के साथ की गई थी दोस्तों, उसकी एक छोटी सी झलक देखिए। वही इतिहास अब गुप्ता परिवार के साथ दोहराया जा रहा है। देखिए आज से ठीक 1 साल पहले मैंने क्या कहा था हाथरस के मामले में। और समाज की रीति रिवाज परंपराएं समय के हिसाब से बदलती हैं, ठीक है ना। देखो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है कि नहीं साहब दाह संस्कार साहब रात में नहीं होता है, समझे ना, होता है। एक बार सब लोग समझदार हो, जो लोग समझदार। सर मैं कहूँ आपसे एक बात। हाँ, बोलो। देखिए तुम्हें सुनने के लिए हम आए हैं। एक बात बताऊँ आपको कि देखो बेटी हमारी नहीं है, ये आपकी भी है, सबकी ठीक है। बेटी है। मानते हैं कि आप दर्द समझ रहे हैं, पर आपके हाथ पीछे से भी बंधे हुए हैं। क्या आपके पास कोई पॉलिटिक्स दबाव है जो आप? देखा आपने, अंत में एक शख्स ने पूछ लिया कि हम जानते हैं आप पर पुलिस का, आप पर राजनीतिक दबाव है। क्या पुलिस इस बात से इनकार कर सकती है? अब देखिए दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो इसलिए जरूरी आपके सामने हो जाता है क्योंकि इस वीडियो में आप पीछे उस गुड़िया की मां की आवाज सुनेंगे। वो गुहार लगा रही है कि मेरी बेटी की लाश मेरे सुपुर्द कर दो, मगर यहां पुलिस उनकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही है। सुनिए। बिटिया का देखो
पोस्टमार्टम हुआ लगभग 12-14 घंटा हो गया, ठीक है ना। बॉडी का एक अपना एक टाइम होता है, उसका विचार करो, इस पर सब एक मन बनाओ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको बुला लो, बुला करके इसको हल करो। खाली हट धर्मता करके नहीं साहब, मैं तो यही करूंगा सर। टाइम मैं यही कितना हो करूंगा। गया? ये देखो बेटा, ये बेटा बिल्कुल बिल्कुल सर हम देखो भैया सुनो, एक मिनट भैया, जो बड़े बुजुर्ग हो, समझदार व्यक्ति हो, एक आपस में बैठ करके बात करो और विचार करो। मैं नहीं जानता कि मुझे हाथरस की इस गुड़िया के परिवार की पहचान को सार्वजनिक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मगर शायद शालीनता के चलते मैं उनकी मां की पहचान आपके सामने जाहिर नहीं करूंगा। अब मैं गुड़िया की मां की आवाज आपको सुनाना चाहूंगा। उसकी हृदय विदारक रुदाली सुनाना चाहूंगा। वो कह रही है कि रीति रिवाज के हिसाब से मुझे कम से कम उसे हल्दी तो लगाने देते। सुनिए वो मां क्या कह रही है। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारा जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है, हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है। अब लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। और प्रशासन की हठधर्मिता देखिए, वो ये दावा कर रहा है कि परिवार की रजामंदी से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि मां की हकीकत अभी अभी मैं आपको सुनवा चुका हूं। देखिए, उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी रही? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। आपने सोचा होगा इस मां की कितने सपने रहे होंगे अपनी बेटी को लेकर। सबसे बड़ी विडंबना दोस्तों, मेरे एक पत्रकार मित्र ने मुझे इस अखबार की, इस वेबसाइट की एक कतरन भेजी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कौन था मनीष गुप्ता? कौन थे कानपुर के मनीष जिनकी हत्या का आरोप पुलिस पर लगा? भाई बोले ज्वाइन की थी बीजेपी। पढ़ के सुनाना चाहता हूं दोस्तों। मोहित ने यूपी तक को बताया कि उनकी मौसी के लड़के मृतक मनीष गुप्ता ने एमबीए कर रखा था। वो पहले किसी प्राइवेट बैंक में मैनेजर थे। नोएडा में पति और पत्नी मीनाक्षी दोनों जॉब कर रहे थे। कोरोना काल में दोनों कानपुर आ गए थे। उनका एक 4-5 साल का लड़का था। मोहित के मुताबिक मनीष 4 महीने पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी में शामिल हुए थे। समर्थक थे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के, समर्थक थे भारतीय जनता पार्टी के, सदस्य थे बीजेपी के। मैं आपको ये क्यों बतला रहा हूं? 1 साल पहले जब उस गुड़िया का शव जला दिया गया था, परिवार के साथ बेरहमी की गई थी, तब कई भक्तों ने उत्तर प्रदेश पुलिस का साथ दिया था। जी न्यूज जैसे चैनल्स ने यहां तक कि उसके परिवार पर निशाना साधा था। कुछ चैनल्स ने उसे ऑनर किलिंग बताया था, यानी कि परिवार को ही कटघरे में डाल दिया था। एक न्यूज चैनल के संपादक ने कहा था एक छोटी मोटी घटना है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बता रहे थे और कई भक्त इस मुद्दे को लेकर तालियां बजा रहे थे। आज देखिए क्या हुआ, बताइए ना। मनीष गुप्ता तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था ना। सिर्फ इसलिए कि पुलिस ने जैसे ही उससे कहा कि हमें पहचान पत्र दिखाओ, मनीष गुप्ता सो रहा था, वो शायद नींद में थे, वो जल्दबाजी में अपना पहचान पत्र नहीं दे पाए, तो आपने उसकी पिटाई शुरू कर दी और फिर उसकी जान ले ली। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, यह सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के राज में पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं है। पुलिस जो मर्जी करती है, उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। मैंने आपको हाथरस बताया, विवेक तिवारी बताया, मनीष गुप्ता मैंने आपको बताया। और यह ना भूलें, जब मुसलमान नागरिक बिल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब पुलिस ने उनके सिर पर और छाती पर गोलियां चलाई थी। यह कैसी पुलिस है भाई? आप उनके पांव पर गोली मारते, वो प्रदर्शनकारी थे, आतंकवादी थोड़ा ना थे। मगर मुसलमान है इसलिए क्या उसकी जान की कीमत नहीं है? मगर आज यह साबित हो रहा है कि पुलिस की दबंगई के सामने, पुलिस के जोर के सामने हर इंसान बेबस होता है। यह मत भूलिए कि कुछ दिनों पहले लखनऊ में जब पुलिस के सामने कुछ बेरोजगार प्रदर्शन कर रहे थे, तो पुलिस उनके सामने खड़े होकर उनको गंदी गंदी गालियां दे रही थी।
क्या हिंदू, क्या मुसलमान? जब सरकार अपने पुलिस को पूरी आजादी दे देती है तो वो अपने नागरिकों पर इसी तरह का अत्याचार करती है जब पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं होती है। गोरखपुर हो, लखनऊ हो, हाथरस हो, इन तमाम घटनाओं ने इस बात को प्रमाणित किया है। बताइए मेरी बात सही है या गलत? बोल के लब आजाद है तेरे में, इसी तरह से हम मीनाक्षी का मुद्दा आपके सामने लाते रहेंगे, उनके हक की आवाज बुलंद करते रहेंगे, क्योंकि हम उस पालतू मीडिया की तरह सरकारों की कसीदे नहीं पढ़ते, उनसे सवाल करते हैं। नमस्कार।